मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज जिन टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा, एक तो 23 मार्च के सिग्निफिकेंस, उसकी हिस्ट्री, और फिर मैं अभी पाकिस्तान से 2 दिन पहले वापस आया हूँ उसके बारे में, और आखिर में अमेरिका में होने वाले कुछ वाक़यात के बारे में बात करूँगा। 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 मिंटो पार्क में इस करारदाद को पेश किया गया और कहा गया कि हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए। इसका बैकग्राउंड क्या है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। 1925 में आरएसएस, जो क्या एक दफ़ा फिर बॉर्डर के उस पार अपने ज़ोरों शोरों पर है, उन्होंने एक मुहिम चलाई, उसको कहा जाता था शुद्धि तहरीक। वो लोगों को, माइनॉरिटीज़ को हिंदू मज़हब में कन्वर्ट करते थे या करने पे ज़ोर दे रहे थे। आज भी इंडिया में घर वापसी मुहिम चल रही है। 73 साल के बाद आरएसएस फिर अपने ज़ोरों पर है और इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज़ को घर वापसी यानी कि हिंदू बनने की कोशिशें जारी हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, जो आज बॉर्डर के उस पार जो कुछ हो रहा है, 2 कौमी नज़रिया, यानी कि मेजॉरिटी हिंदू थ्रेट हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, थे और आज भी हैं। आज ये डिसीजन, मैं ये सोचने पे हम मजबूर हैं कि पाकिस्तान बना तो हमारे हालात किस तरह के हैं, या इंडिया में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों के हालात कैसे हैं। हमने कायद-ए-आज़म के ख्वाब को किस तरीके से ताबीर दी, हमने पाकिस्तान को जस्टिफाई किया, 2 कौमी नज़रिया को जस्टिफाई किया या नहीं किया, इस पे ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि किन लोगों ने उस वक़्त पाकिस्तान की सख्त मुखालफत की। उसमें एक अब्दुल वली खान साहब के वालिद साहब अब्दुल गफ़ार और गांधी साहब, वो इंडिया की डिवीज़न के ख़िलाफ़ थे। 23 मार्च को एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी फांसी दी गई। इनकी फांसी के परवाने पर साइन, इनके हुक्मनामे पर साइन करने के लिए कोई मैजिस्ट्रेट तैयार नहीं था। अहमद रज़ा कसूरी साहब के ग्रैंडफादर, जो कि ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस पे साइन किया था और इन लोगों को फांसी दी गई। इनकी उम्रें 23, 22 और 23 साल की थी। तो इस तरह 23 मार्च जो है वो एक अपनी सिग्निफिकेंस रखता है। यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम मुल्क का मुतालबा किया था। इस इंडिया में, यूनाइटेड इंडिया में कौन से ममालिक शामिल थे, जिनको सार्क ममालिक भी कहा जाता है? 7 ममालिक थे, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ये सब एक बड़ा यूनाइटेड इंडिया था। और यहाँ तक ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 1970 तक अफ़गानिस्तान में 5 लाख से ज़ायद हिंदू आबाद थे। इसलिए ये कहा जा सकता है ये पूरा रीजन, जो कि आज फिर दोबारा आरएसएस हिंदुत्व के नज़रिए के तहत इन सारे ममालिक पे कब्ज़ा करने के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे ममालिक हिंदू ममालिक थे, या तो इनसे वापस छीन लिया जाए या इनको हिंदुइज़्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 2 कौमी नज़रिया तो बिल्कुल 100% था कि हिंदुओं के साथ रहना आलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन क्या हमने पाकिस्तान को जस्टिफाई किया? हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जस्टिफाई किया? ये क्वेश्चन मार्क है। हमारे रहन सहन में कितनी चीज़ें इस्लामी हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत है या नहीं है? भी एक क्वेश्चन मार्क। आप खुद इसके बारे में सोचें कि आदर हमने कायद-ए-आज़म के एक ख्वाब को सच में उसको तब्दील किया या नहीं किया। मेरे ख्याल में हमें कई खामियां थी, अभी तक कई खामियां मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम जो है वो अपने पूरे तरीके से नफाज नहीं है उसका। जमहूरी इक़्तिदार ना होने के बराबर, करप्शन का ज़ोर अपने पीक पर है, और यही चीज़ें हमारे आने वाले दिनों में हमें मज़ीद ख़तरात का सामना हमें करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर मैं ये समझता हूँ, खुशखबरी इस सिर्फ करप्ट इस्टेब्लिशमेंट और करप्ट सियासतदानों के लिए है। वो खबर क्या है? IMF ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्जा देने की डील कर ली है। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा?
दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इस पैसे ने पाकिस्तान में नहीं रहना, इसने वहीं जाना है जहां से ये आएगा। इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही मैंडेट था, एस्टेब्लिशमेंट के पास सिर्फ एक ही मैंडेट था, अकाउंटेबिलिटी, और वो अकाउंटेबिलिटी करने में नाकाम रहे हैं। और बिल्कुल जहां वो पहले वाला पैसा गया था, दुबई में प्लाजे खरीदे गए, 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लंदन में बनी या न्यूयॉर्क में बनी, ये 6 बिलियन भी वहीं चले जाएंगे। पाकिस्तान के बच्चे फिर कर्जा लेके पैदा होंगे और इसी कर्जे के नीचे दबते रहेंगे। पाकिस्तान में गुर्बत अपने पीक पर है, वहाँ पे हर शहर में अलग कानून मौजूद हैं, बल्कि मैं तो यह कहूँगा हर थाने में मुख्तलिफ कानून मौजूद है। मैं अभी पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान में कुछ चेंजेस देखी मैंने, लेकिन कोई खातिर खा नहीं। लाहौर जाना हुआ तो मैंने देखा कि हर चौक में पहले पुलिस रोकती है और पीछे आर्मी रोकती है, उनके पीछे आर्मी वाले खड़े होते हैं, सरकारी असले की नुमाइश की जाती है और सारा दिन लोगों को हरासा किया जाता है। हर पुलिस वाले का, हर फौजी का अपना कानून है। मैं लाहौर एयरपोर्ट से जब नीचे उतरा, जो मैं होटल जाने लगा तो रात के वक्त, क्योंकि फ़्लाइट रात के वक्त आती है, तो एक फ़ौजी भाई ने गाड़ी को रोका और उसने कहा कि आपके शीशे काले हैं। तो मैंने कहा पिछले शीशे, ये गाड़ी के मैन्युफैक्चर्ड शीशे हैं, ये काले बन के आए हैं। उसने कहा कि आईडी दिखाएं, मैंने अपना अमेरिकन लाइसेंस दिया, तो उसने कहा कि आप कैंट में दाखिल नहीं हो सकते एज एन अमेरिकन। उस इंसान को मैं ये बताना चाहता था कि हाफ ऑफ द डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी मेजॉरिटी पाकिस्तानी अमेरिकन की है, वो वहाँ पे घर खरीद के किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा ये सवाल ये था कि पाकिस्तान में हर फौजी और हर सिपाही, हर अफसरशाही का अपना कानून है, वो किस मूड में बैठा है और किस तरीके से आपको डील करना चाहता है। पाकिस्तान में मैंने एक और बात देखी है कि अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट जब नए ट्रांसफ़र होकर कहीं जाते हैं तो सख्ती करते हैं। वो सख्ती क्यों करते हैं? अपना रेट बढ़ाने के लिए। ये एक आम फैशन बन चुका है पाकिस्तान में। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि कोविड, और मैं बिल्कुल कोविड के हवाले से पाकिस्तान में भी एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि पिछले दिनों कोविड-19 के फैलने के ख़िलाफ़ बहुत सख्त लॉकडाउन शुरू किया गया। मैंने कई मजालिस में बैठ के लोगों को डिस्कस करते देखा गया कि कोविड के बहाने पे ये पीडीएम के जलसों को और लॉन्ग मार्च को नाकाम करने के लिए गया, हालांकि इसका कोविड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो मुझे काफ़ी हद तक सच लगती थी वो इस तरीके से कि ना तो पाकिस्तान में कोविड टेस्टिंग की कैपेसिटी और एबिलिटी है, ना उससे डील करने की कैपेसिटी और एबिलिटी है, ना वैक्सीनेशन की एबिलिटी है। वहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से अभी वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों को लूटने की तैयारियां की जा रही हैं और लोग इस पे पैसा बनाएंगे। लोग पहले टेस्टिंग पे पैसा बना रहे हैं, अब वैक्सीनेशन पे पैसा बनाएंगे। हुकूमत शाही, अफसर शाही, ब्यूरोक्रेसी के साले या इनके दामाद अपनी लेबॉर्ट्रियाँ बनाएंगे और अपनी जेबें भरेंगे। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ करप्शन से बाला नहीं है, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में आजकल क्या हो रहा है। अमेरिका में वैक्सीनेशन यहाँ भी जिस तरीके से कहा जाता था कि होगी, उस तरीके से नहीं हो पा रही। बाइडन साहब ने फरमाया था कि 100 मिलियन वैक्सीनेशन की डोजेज़ 100 दिनों में लगाई जाएंगी। आज उन्होंने 64 डेज़ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। वहाँ पे उनके साथ बहुत नरमी के साथ और फ्रेम्ड क्वेश्चंस किए गए, जो कि बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगती थी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक किए जाते थे, उस तरह के सवालात भी नहीं पूछे गए। वो सब कुछ लिखी भी पढ़ के सुना रहे थे और लोग अब देखते हैं कि उसका रिएक्शन कल क्या देंगे। अब मैं दूसरा तरीका ये बताना, और मैं कुछ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बताना चाहूँगा कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक क्या किया है। वो सारे लोग जो ओबामा दौर में एडवाइज़र थे, वो सारे वापस आ चुके हैं। चाहे उन्होंने ईरान की डील बनाई हो, बल्कि जो ईरान की डील का मूजद था वो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इस वक्त ऑस्टिन लॉयड, जो कि डिफेंस का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, इंडिया के दौरे पर है, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक फ्लेवर है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जो बाइडन ने
इमरान खान साहब से बात नहीं की। मोदी साहब से वो 2 दफ़ा बात कर चुके हैं। ये भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर। अमेरिका सीरिया पे अटैक कर चुका है, इराक में अमेरिकन पे अटैक हो चुका है। उसके बाद जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यमन में हूतियों पर जो पाबंदियां थी वो उठा ली हैं। उसके रिटेलिएशन में उन्होंने सऊदी अरब की तेल के कुओं पे अटैक किया है और इस वक्त क्रूड ऑयल $70 से ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि तेज़ी से $4 या $5 तक तेज़ी से जाएगा अमेरिका में। अब यहाँ पे करंट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने हर शख्स को, हर अमेरिकन सिटीजन को $1,400 दिए हैं कोविड रिलेटेड, लेकिन जब तेल महंगा हो जाएगा तो उसमें से जो पैसे, हर चीज़ उसके साथ अटैच होती है। यहाँ पे गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी प्राइसेस जो हैं वो महंगाई पे असरअंदाज होती हैं। $1,400 क्या बनाएगा जब महंगाई इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।